निरंतर रूप से हमारा समाज बदलता जा रहा है। हर बदलते पल के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है किताबों की अहमियत और किताबों के लिए प्यार। किताबें कभी हमारे सच्चे दोस्त की तरह हमारे साथ होती हैं, तो कभी एक मार्गदर्शक की तरह, कभी एक श्रोता की तरह, तो कभी हमारे टीचर की तरह। एक किताब पढ़ के आप कितने ही पहलुओं के बारे में जान पाते हैं। ऐसी ही एक बहुचर्चित किताब के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है माधोपुर का घर, और इसके लेखक हैं त्रिपुरारी शरण जी, who has been a very senior bureaucrat, और अपने कार्यकाल में वो FTII पुणे के डायरेक्टर रहे, फिर दूरदर्शन के भी वो डायरेक्टर जनरल रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कला साधना बरकरार रखी। कभी एक्टिंग की तो कभी डायरेक्शन किया, और साथ ही अब लेके आए हैं अपनी किताब माधोपुर का घर। तो आइए करते हैं उनसे एक छोटी सी बातचीत, जानते हैं इस किताब के बारे में बहुत कुछ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर आंचलिक उपन्यासों की बात की जाए तो मैला आंचल से ये जो श्रृंखला शुरू होती है, इसके हमें समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। माधोपुर के घर से आप क्या कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को क्या समझाना चाह रहे हैं? आपने आंचलिक उपन्यास की बात की ना, तो मैं माधोपुर का घर को आंचलिक उपन्यास नहीं कहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी पृष्ठभूमि और इसकी जो घटनाएँ हैं वो सारी बिहार में अवस्थित हैं, लेकिन बिहार तक सीमित नहीं हैं। आंचलिक उपन्यासों की परिभाषा जो है वो ये है कि उनकी जो घटनाएं हैं, उनका जो कालक्रम है, वो सब एक सीमित ज्योग्राफी में, एक सीमित भूगोल में रहता है। माधोपुर का घर उन सीमाओं से थोड़ा बाहर है, उनको लांघता है कई मायने में, और ये कई जगहों में इसकी घटनाएं कई जगहों में घटती हैं, तो इसको मैं आंचलिक उपन्यास नहीं कहूँगा। सर, अगर रीडर्स ये जानना चाहें कि माधोपुर का घर अगर वो पढ़ें, तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जॉनरास पे आपने चिंतन किया है, लिखा है? माधोपुर का घर, पहली बात तो कहानी है जी, एक मेरे ख्याल से रोचक कहानी है जी, जो पाठकों को रोचक लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत लोगों को लगी है, बहुत लोगों ने अपनी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दूसरी चीज़ कि माधोपुर का घर में बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप इसमें देखेंगी 3 अलग अलग जनरेशन्स की कहानियाँ, और उसके बीच के समय की भी कहानी है। इसमें इसका जो कालखंड है वो 1795 वगैरह से शुरू होता है। अच्छा। जब परमानेंट सेटलमेंट हुआ। तो इसकी पृष्ठभूमि में है कि एक वर्ग विशेष कैसे उभर कर आया, और कैसे उनका वर्चस्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ हमारे समाज में, हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि में, और कैसे उनकी संतानें आगे बढ़ी, और क्या। तो ये एक चीज़ बहुत, मतलब मैं इसको कहता हूँ कि समाज शास्त्रीय उपन्यास, सोशियोलॉजिकल नॉवेल। बट सर, इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो नरेटर है वो एक पशु है, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि एक कुत्ता कहानी बताएगा पूरी? पशु नहीं, जीव है, मैं उसको जीव कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरीके का प्रयोग साहित्य में हुआ है जी। हमारे हिंदी भाषा में तो खैर बहुत कम ही हुआ है, शायद ही, मतलब अब जैसे आप प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा ले लीजिए, तो उसमें भी नरेटर नहीं है, लेकिन उनकी अंतर्मन की बातें जो हैं वो प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, और वो एक दूसरे में संवाद करते हैं, वो सब दिया गया। लेकिन ये नरेटर के रूप में एक जीव को रखने की जो बात है, वो हिंदी साहित्य में ये प्रयोग हुआ नहीं है। इसको करने के पीछे मेरा मकसद 2 था। एक तो ये कि मैं ये जो जीव है श्वान, इससे बहुत फेमिलियर हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी प्रगाढ़ता है। wrong, you also have 2 dogs with you? Well, we have 4. In the family right now we have 4. Okay. तो
उससे बहुत प्रगाढ़ता है। और मेरा बचपन भी इन लोगों के साथ गुजरा और पिछले 30-40 साल से तो है ही। तो मैं इनके स्वभाव को जानता हूँ, मैं बहुत मायने में समझता हूँ कि इनका व्यवहार मनुष्यों जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इनके स्वभाव को जानता हूँ और ये कब दुखी होंगे, कब खुश होंगे, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अगर कोई कहानी कहनी हो और उस कहानी में निष्पक्षता बरतनी हो, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा जीव जो घर में चुपचाप बैठा रहता है, मैंने चुपचाप तो नहीं भूंकता हूँ तो है जो भी, लेकिन जो देखता है, सारी चीज़ों को देखता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो क्या समझता होगा, क्या सोचता होगा, ये चीज़ें कही जा सकती हैं कहानी में। और यही कारण था कि मैंने इसको नरेटर चुना। इसको चुना जी। सर, अगर टाइटल की बात करें, माधोपुर का घर, तो ये ही टाइटल आपने क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? माधोपुर के बदले में कोई भी पुर हो सकता था। माधोपुर यहाँ एक रूपक है। ओके, इट्स ए मेटाफॉर। राइट। माधोपुर आज उन सारे गांवों का रूपक है जो इस बदलाव से गुजर रहे हैं, जिस बदलाव की चर्चा इस किताब में है जी। एक बड़े व्यापक पैमाने पर बदलाव हो रहा है। गांवों को छोड़कर लोग शहरों में जा रहे हैं और गांवों में भी बदलाव हो रहे हैं, गांव की अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है। तो माधोपुर एक तरीके से रूपक है, बहुत सारे गांवों को एक साथ अपने आप में समेट करके ये कई सारी बातें बताता है। और घर भी रूपक है जी। घर रूपक से ज़्यादा एक अवधारणा के रूप में मैंने इसमें इसका प्रयोग किया है कि घर क्या है, आप किस चीज़ को घर कहते हैं, घर एक अवस्था है या एक भौतिक चीज़ है। बिल्कुल। तो घर की परिभाषा क्या हो सकती है? क्या 4 दीवारों का एक मकान घर होता है या उससे और भी बहुत कुछ उसकी विशेषताएं हैं जिसको लेकर के आप उसको घर कहते हैं। तो ये है माधोपुर का घर शीर्षक रखने के पीछे मकसद मेरा। सर, अगर पूरी किताब को देखें तो इसमें कितना ऑटोबायोग्राफिकल है या ये पूरा फिक्शन है? ये देखिए, ये प्रश्न मुझे पता नहीं जगह जगह लोग पूछते हैं लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँगा सबसे पहले कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई लेखक कुछ लिखता है और ख़ासकर कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो उसका उस उपन्यास, उस कहानी में अपने से बच पाना मुश्किल है, असंभव है ना? असंभव है इसलिए क्योंकि वो हूबहू उस रूप में नहीं आएगा, लेकिन उसका चिंतन, उसके सृजन करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आत्मकथात्मक होती हैं। तो अब ये उपन्यास आत्मकथात्मक नहीं है लेकिन आत्मकथा से प्रभावित तो जरूर है, क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियों का जिक्र है, बहुत लंबा वक्फा पूरा ये जो बुक कवर करती है। तो इसमें जाहिर सी बात है सोशल चेंजेस भी हुए उस दौरान। तो क्या ऐसे प्रमुख सोशल चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे जिनके बारे में जिक्र है? पहली बात तो जब शुरुआत हुई है तो मैंने जैसे बताया जी कि प्रादुर्भाव हुआ एक पर्टिकुलर क्लास का, राइट, वो जो फ्यूडल क्लास था। उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, उसके बाद जब जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के महाराजा थे, उनका यहाँ पर आगमन हुआ। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय में क्या हुआ, सामाजिक स्तर पे बहुत सारे बदलावों की चर्चा इसमें ऐसे की गई है जैसे कि इतिहास नहीं लिखा जा रहा हो। जी जी जी। इतिहास तो हम लोग पढ़ते थे ना स्कूल में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बेवफा और रात को रटिए दिन को सफा, Right. है ना? So all those are told in a more interesting way. Yes, I mean it should be, all this should happen in a way that you can absorb it Right. and yet not feel burdened by it. You know? तो वही वो भी एक प्रयास है इसमें लोगों को, आज की जो पीढ़ी है उसको बताने की उस समय के तौर तरीके क्या थे,
कैसा व्यवहार होता था लोगों का, और ये सब सारी चीज़ें हैं। बट सर देन द स्टोरी ऑल्सो कम्स टू टिल टुडे, और खत्म कहाँ पर होती है? स्टोरी कम्स ऑल द वे टिल टुडे, आई मीन टिल द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, अच्छा। द स्टोरी कम्स ऑल द वे टिल टुडे। तो परिवार में उनके क्या बदलाव आए, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स परिवार कैसे में भी जो बदली? बदलाव हुआ सो, और घर की जो अवधारणा मैंने कही ना, उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमता है। राइट। और मैं अब इसका प्लॉट क्या है ये तो नहीं बताना चाहूँगा, हाँ, वो मेरे मतलब पाठकों के लिए धोखा होगा, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों का घर आना और घर से जाना। हाँ, गाँवों के घर, कुछ घर जो किसी ज़माने में बड़े बुलंद थे, बड़ी आवाजाही होती थी, बहुत वाइब्रेंट जगह था, उस घर पे ताला लग जाना, जी। वो ये सारी चीज़ें जो हैं। Sir, if we talk about audiences' reaction, so this book has already garnered a couple of good responses, and युवा भी पसंद कर रहे हैं और हर उम्र के लोग इसको इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन आप इस बुक में क्या कहना चाहेंगे कि कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अगर ये बुक खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली विल मेक अ डेंट ऑन योर माइंड? इस उपन्यास को पढ़ने का कोई भी व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो उसके लिए ये निरर्थक नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने और सुनने में, जो इसमें पढ़ने में मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपका कौतूहल सीमित नहीं है समाज के प्रति, समाज में व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति, व्यक्ति विशेष के व्यवहार के प्रति, जो ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उन सब चीज़ों को जानने की का अगर कौतूहल है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ओके सर, एनी पर्टिकुलर रीज़न कि आपने ये सोचा कि जैसे आजकल अगर युवाओं की बात करी जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हम हिंदी इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते, सो वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न दैट यू चोज टू राइट इट इन हिंदी रादर देन? हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जिस जगह के बारे में लिख रहे हैं उस जगह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद छूट जाती हैं। एक वाक्य भी जब लिखते हैं तो वो आपके सबसे पहले वो आपकी कल्पनाशीलता के दौर से गुजरता है, और वो जब भी आप कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मातृभाषा है वो उसी की सीमा में आप वो कल्पना करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, लेकिन आप जिस भाषा का दैनंदिन रूप में प्रयोग करते हैं उसी भाषा में जब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग जो है शायद ज़्यादा ट्रूथफुल होगी। हाँ, हैविंग सेड दैट, I can write equally well in English, because that is the language which I speak. Right. With a certain set of people, not with everyone. Right. So I can navigate through both the languages. लेकिन चूंकि यहाँ जो विषय है वो ऐसा है जिसमें कि वही भाषा का प्रयोग होता है जिसका प्रयोग Sir, have you ever thought of probably in later years translating it into English? It is already being translated in English. It is already being translated in English and Bengali. Okay. And maybe a few more languages later. Let's see what happens. सर, हमारे दर्शक डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं माधोपुर का घर पढ़ने के लिए। जाते जाते आप की अगली कोई किताब की तैयारी है क्या, हमें आप बताएंगे? तैयारी तो है। एक उपन्यास हमने पहले वो अंग्रेजी में हमने बहुत पहले लिखना शुरू किया था। अच्छा। वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया कई कारणों से जी। तो एक वो है अभी वर्क इन प्रोग्रेस में। एक नाटक लिख रहा हूँ, वो है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक आध दो और चीज़ें हैं जो सिनेमा से रिलेटेड हैं। वो उसमें तो बहुत कुछ, पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन जब मैंने पब्लिशर को भेजा आज से 4-5 साल पहले
तो उसने कुछ एक सुझाव दिए और मैंने सोचा कि ना इसको अब नए सिरे से लिखूंगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।